चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर का. नॉट बेसिकली अ क्विक रिवीजन फॉर द होल चैप्टर बट सम पार्ट्स ऑफ द चैप्टर. आप लोग को दिक्कत आ रही थी सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स में. नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दैट पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. मेरे को लग रहा है कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री. ओके, उसके पास पावर है फॉर द होल कंट्री, तो कहीं ना कहीं उसकी पावर्स भी ज़्यादा होंगी स्टेट गवर्नमेंट से. ठीक है, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज इन द यूनियन लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लेड करा हुआ है कि वो यूनियन लिस्ट दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो कौन कौन से उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स लाइक नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी. ये क्या है, ये पूरे इंडिया के हैं. ओके, पूरी एक कंट्री के हैं. सो दिस जुरिस्डिक्शन इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये सब नेशनल इम्पोर्टेंस की हैं. ओके, सो ये इनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है. कोई भी स्टेट करेंसी या डिफेंस के उस पर नहीं जा सकती है. ओके, वो उसके पास इतनी पावर्स हैं ही नहीं. ठीक है, वो सिर्फ काम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है. नाउ कमिंग टू द स्टेट, व्हाट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट वो होती है जो हर स्टेट की हेड होती है. ओके, वो लेती है अपने अंदर मैटर्स ऑफ स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया. ये सब हर स्टेट का अलग होता है क्योंकि हर स्टेट की गवर्नमेंट भी अलग अलग होती है. ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो हर स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग. फिर उसके ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है. स्टेट सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट को ही रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो अब पावर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा देनी ही पड़ेंगी. वाई? बिकॉज वो रिप्रेजेंट भी तो इंडिया को कर रही है पूरे. ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी ये है कि अगर जैसे कुछ कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है. तो जैसे सब्जेक्ट्स हो गए ऑन एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे लॉज बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी. पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज हुआ कि जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है इसी में से कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में से सच एज एजुकेशन. ओके, किसी स्टेट ने बोला नहीं इस टाइप की एजुकेशन होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया नहीं इस टाइप की एजुकेशन कराई जाएगी, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा है. एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस ओनली कि इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. मतलब यूनियन गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा. सो आई थिंक दैट ये तीन चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. नाउ ओवर हियर इट इज़ रिटन पूरा प्रोसीजर कि द पार्लियामेंट कैन नॉट on its own change the arrangement of the sharing of power between the central government and the state government. ठीक है, और ये easy भी नहीं है कि changing of मतलब जो agreement है पावर शेयरिंग का उसको चेंज करा जा सके. कोई भी चेंज लाना होगा तो उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है. लाइक एनी चेंज to it has to be first passed by both houses of the parliament, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha, with at least 2/3 majority. मतलब दोनों में ही 2/3 majority होनी चाहिए. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. मतलब जो states हैं उससे कम से कम हाफ ऑफ दी टोटल स्टेट्स को भी अग्री करना चाहिए.
फिर जुडिशरी का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको सॉल्व भी जुडिशरी करेगी, दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट्स, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, वही डिसीजन बना सकते हैं. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry out the government and the responsibilities assigned to each of them. अब टैक्सेस पे भी दोनों बना सकते हैं लॉज, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी. तो ये प्रोसीजर भी हो गया. और हमने देख लिया अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा. पर अगर पावर शेयरिंग या उसमें अराइज होता है कॉन्फ्लिक्ट तो कौन सॉल्व करेगा, तो जुडिशरी सॉल्व करेगी, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, रिजॉल्व करेगा वो मैटर. नाउ सम चिल्ड्रन वर हैविंग प्रॉब्लम इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस. अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए करीबन 70 ईयर्स हुए हैं. ओके, सो पहले के टाइम पे लाइक इफ़ आई से बिफोर 1990 तब क्या होता था, तब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी नहीं थी, क्योंकि इंडिया को भैया इंडिपेंडेंस ही मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. ओके, सो इंडिया के मतलब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी नहीं थी. अब अगर आप देखो उसके कंपैरेटिवली तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बन चुकी हैं एट रीजनल लेवल, एट स्टेट लेवल, एट नेशनल लेवल. कई सारी पार्टीज़ बन चुकी हैं जो पहले के टाइम पे नहीं थी, और उनके जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए. तो पहले क्या होता था बिफोर 1990, मतलब उससे भी पहले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी का रूल होता था, ठीक है, उसी का ही मेनली हर स्टेट्स में ही होता था. ठीक है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी शेयरिंग ऑफ पावर में भी, क्योंकि भैया एक ही पार्टी का रूल है ऑल ओवर द कंट्री में जो मोस्टली, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है या वो पावर इतनी नहीं शेयर करना चाहती थी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, उस स्टेट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, हटा देती थी. ठीक है, पर और टाइम के साथ हुआ क्या, 1990 के बाद कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनने लगे. कोएलिशन गवर्नमेंट्स क्या होती थी, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ बनने लगी तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म होने लगी थी सेंट्रल लेवल पर भी. कोएलिशन गवर्नमेंट्स मैं बता चुकी हूँ, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन अगेन, जस्ट आई विल रीड द डेफिनेशन. अ गवर्नमेंट formed by the coming together of at least 2 political parties, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. तो ये था coalition government का मतलब. और अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है तो go and see the previous videos. So 1990 के बाद coalition governments बनने लगी थी at the central level. तो सेंट्रल लेवल पे अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो मतलब किसी भी एक पार्टी के पास पावर नहीं है. ठीक है, कई डिस्ट्रीब्यूटेड है, कई पार्टीज़ के पास थोड़ी थोड़ी पावर होंगी, और उसमें कई रीजनल मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स भी शामिल थी. तो शेयरिंग ऑफ पावर तो होने ही लग गई. और ये अब काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज था, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी, अब कई पार्टीज़ की कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है. तो इससे एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर एट द न्यू लेवल. ओके, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस with many parties including the several regional parties to form a government at the center. मतलब कई पार्टीज़ को साथ में आना पड़ा, क्योंकि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी लोकसभा में, और इसमें कई रीजनल पार्टीज़ भी शामिल थी. और उन सारी पार्टीज़ ने मिलकर, कुछ नेशनल कुछ रीजनल, उन सब ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल लेवल पर. अब इसने क्या करा, इसने एक नया कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग स्टार्ट करा, और सबके लिए रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर की भी,
क्योंकि अब रीजनल पार्टीज भी इंक्लूडेड थी। अब इस ट्रेंड में हुआ क्या, इस ट्रेंड को एक सपोर्ट मिला बाय द जुडिशरी से। कैसे? क्योंकि उसने एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ईजिली डिसमिस नहीं हो सकती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई सॉलिड रीज़न और एक प्रॉपर प्रोसीजर होना पड़ेगा कि अगर स्टेट लेवल को डिसमिस करना है तो इतना इजी नहीं होगा जितना पहले था, 1990 से पहले था, कि अगर उसको लगता था कि पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा तो वो डिसमिस कर देती थी सीधे। मतलब कोई भी बेसिक प्रोसीजर या कुछ नहीं होता था, मतलब बिल्कुल मन करा तो उसने कर दिया, क्योंकि कोई डिफ़िकल्ट था नहीं हटाना स्टेट गवर्नमेंट्स को, डिसमिस करना। और अगर उनको लग रहा है कि उसकी पावर बढ़ी तो वो डिसमिस कर देते थे, उनका कुछ होता ही नहीं था। पर अब ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी ईजिली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को आर्बिट्री मैनर में हटा नहीं सकती थी, मतलब ईजिली हटा नहीं सकती थी। ओके, thus federal power sharing is more effective today. So thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आई थी फोर्स में तब इतनी ईज़िली, मतलब तब ईज़िली हटाया जा सकता था। तो फेडरलिज़म की पावर, फेडरलिज़म इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। पर इस जजमेंट के बाद, मतलब अब की हम अगर बात करें तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इतनी ईजिली या आर्बिट्री मैनर में डिसमिस नहीं कर सकती। ओके, आर्बिट्री का मतलब यही होता है कि मतलब हमें मन करा तो हमने कर दिया, ठीक है, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा वेग सा रीज़न दे देना। ओके, सो फेडरल पावर शेयरिंग अब ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बजाय वो पहले थी, जब मतलब इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। एंड चिल्ड्रन, आई विल शेयर अ PDF विद यू जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स, इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आंसर होंगे। प्लीज़ गो थ्रू, उसमें सारे क्वेश्चंस और आंसर्स कवर्ड हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चंस दे सकती थी, बट आई वांट कि आप पे लिखने का ज़्यादा काम बढ़े ना, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट PDF वेरी केयरफुली। ओके, बहुत अच्छे से उस PDF को पढ़ना, समझना, उसमें से ही प्रैक्टिस करना। ओके, अगर आपको अब भी कोई डाउट होगा, जस्ट गो थ्रू दैट PDF, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो होगा ही होगा। ओके, फिर उसका आंसर पढ़ना और समझना उसी हिसाब से। ओके।